आज कोविड की पेंडेमिक की स्थिति देखकर हर कोई डर के मारे में कांप रहा है। और ये इसलिए कि बहुत सारे लोग अभी टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट के अनुसार पॉजिटिव आए हैं। हम देख रहे हैं कि आज की परिस्थिति में जो हवामान में बदल आया है उसके अनुसार भी वायरल और निमोनिया बहुत होता है और इस साल भी हो रहा है। लेकिन हर कुछ अब कोरोना की ही गिनती में डालने के बाद लोग परेशान हैं, क्योंकि जिनको कि सही में सांस की बीमारी हो रही है उनको ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहा है, कईयों को बेड भी नहीं मिल रहा है। एक और तो ये कि लॉकडाउन का असर तो कुपोषण में ही होता है आम गरीबों को। वो पिछले साल भर में कई बार काफ़ी हद तक भुगतने के बाद अब फिर लॉकडाउन में ही परेशान है लोग। और दूसरी ओर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी कमज़ोर है, कितनी गैर बराबरी से भरपूर है और कैसे नीचे के स्तर पर तो बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं है, यह समझ में आ रही है बात। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में जो हस्तक्षेप और जो योगदान होना चाहिए वो इसलिए कमज़ोर होता गया है पिछले सालों में कि निजीकरण ही इस क्षेत्र में भी घुसपैठ कर चुका है। ऐसी स्थिति में निजी अस्पतालों के सिवाय सरकारी अस्पताल भंगार होते हुए बहुत से लोगों को दूसरा विकल्प नहीं दिखता और जितना खर्चा निजी अस्पतालों में आता है वो देने की उनकी क्षमता नहीं होती। इस कैंची में पकड़े गए लोग आज हैरान हैं और सामने मृत्यु देखते हुए रो रहे हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में हम देख रहे हैं कि हमारे किसी वसाहट के साथी छगन बिल्लोरे जी को ऑक्सीजन पाने के लिए उनके बेटों को, उनके रिश्तेदारों को जगह जगह दौड़ना पड़ रहा है। सरकारी अस्पताल में तुलना में ऑक्सीजन है लेकिन उतने बेड्स ही नहीं हैं, तो वो जाएंगे कहाँ? तो कहीं शुगर फैक्ट्री से और कहीं कहीं से दवा लाते हुए उनको एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन भी 25,000 रुपये एक इंजेक्शन इस दर में अगर इंदौर से लाना पड़ा, तो दूसरे कोई है राकेश भाई, उनके रिलेटिव के लिए उनको बड़ौदा जाके लाना पड़ा, वहाँ भी उनको 10,000 प्रति इंजेक्शन देना पड़ा। ये अद्भुत बात है, क्योंकि एक और सरकार ने इन इंजेक्शन्स पर अपना कब्जा अभी कर दिया है। कुछ दिनों तक सबने अपनी कमाई की है, अस्पतालों ने भी 5,000 से ज़्यादा रुपए में बेचा है, जबकि आम रूप से ये कहा जाता है कि 880 से 3,000 यही इसी के बीच कीमत होनी चाहिए इस इंजेक्शन की। और ये इंजेक्शन कितने और कौन से पेशेंट्स को कितने हद तक ज़रूरी है और अपरिहार्य है, इसकी भी बात बहुत अलग अलग हो रही है। कोई कहता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, किडनी पर है, अन्यथा है, और फिर भी लोगों को लगता है कि कम से कम ये इंजेक्शन ले लें। हमें खबर है नोएडा के एक हॉस्पिटल की, जहां एक युवा साथी पड़ा हुआ है, उसको डॉक्टर कोई जानकारी उसके भाई तक नहीं पहुंचने देने के कारण कहाँ रहना या नहीं रहना ये भी नहीं समझ में आ रहा है, और वो गंभीर स्थिति में है, तो उसको आईसीयू में क्यों नहीं हिलाते, आप क्यों नहीं शिफ्ट करते? ये जब डॉक्टर्स नर्सेस के द्वारा मैसेज दे रहे हैं पर कोई भी अस्पताल में उनको आईसीयू का बेड नहीं मिल रहा है, तो वो जाएंगे कहाँ? भाई फोन पर भी रोने के सिवाय और कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, न उस परिवार की पत्नी भी। एक बात ऐसी है कि ऑक्सीजन तो पूरी हवा में भरा होता है। ऑक्सीजन के वेंटिलेटर्स ये हरे भरे मुफ्त में ऑक्सीजन देते रहते हैं, लेकिन आज की दुनिया में विकास की झूठी अवधारणा हो या अन्य कारणों से हो, इस ऑक्सीजन दायक पेड़ों पौधों को कोई कीमत ही नहीं है, कोई स्थान सम्मान नहीं है। तो एक एक रोड क्या, हाईवे क्या, एक एक मेगा सिटी क्या, एक एक परियोजना क्या, उसके लिए भरसक जंगल और पेड़ पौधे काटकर हम लोगों ने हमारे ये प्राकृतिक वेंटिलेटर्स खत्म करने के बाद अब चुने गिने वेंटिलेटर्स जो हॉस्पिटल्स में मिले हैं, उसके लिए लाखों रुपया खर्च करके कौन जी सकता है, इसका भी जवाब चाहिए। ऑक्सीजन का निर्माण करने वाले प्लांट्स
मध्य प्रदेश की हकीकत है कि एक प्लांट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जमीन दी गई, लेकिन 2 साल तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और सरकार ने पिछले 1 साल में एक बार कोरोना का प्रताप देखने के बाद, लॉकडाउन के बाद, अब दूसरे दौर में पहुंचने के पहले जो हस्तक्षेप करना चाहिए था, निगरानी रखनी चाहिए थी, वो भी नहीं की है। आज सवाल है कि कितने ऑक्सीजन प्लांट्स तत्काल में उपलब्ध हो सकते हैं। कुछ कंपनियां इसके लिए तैयार हैं, पर उसके लिए साधन, उसके लिए जमीन, उसके लिए मंजूरी, ये सब की प्रक्रिया कितने समय तक चलेगी, ये भी सवाल है। साथियों, आज जरूरी है समझना कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था अगर साल भर में भी अच्छी होती और नीचे के स्तर पर सबसे ज्यादा सशक्त और सक्षम होती, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर एक रेफरल हॉस्पिटल तक, तो बात ही अलग होती। लेकिन निजीकरण इस दौर में जाते हुए सरकार ने अपनी जिम्मेदारी इन सामाजिक सुरक्षा के, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या गृह निर्माण हो, हर मुद्दे पर झटक दी है। और अब कृषि क्षेत्र में आकर वो क्या करेंगे? वो हमारा हरा भरापन खत्म करेंगे, यही ना अपेक्षा है। तो आज इस कोरोना के दौर में हमारी अपेक्षा है कि सरकार तत्काल काला बाजार पहले तो रोक दे। ये रोकना असंभव नहीं है। अगर पुलिस चलने वाले को रोकते हैं, रास्ते पर मार पीट करते हैं, किसी की जान लेते हैं, तो ये करना क्या असंभव है? दूसरी बात है कि आज भी लोग जो दौड़ रहे हैं इधर उधर, उनको विशिष्ट केंद्र पर ही दवा और औषध मिलेगी, और कहाँ व्यवस्था होगी इसका भी एक कंट्रोल्ड नियंत्रण कंट्रोल रूम से होगा। ये व्यवस्था करना जरूरी है। तीसरी बात कि आज ऐसी परिस्थिति में भी अपनी आय कुछ कमाई करने के लिए मजदूर बनकर हमारे आदिवासी भी जा रहे हैं दूसरे राज्यों में, और जो दूसरे राज्यों में पहले ही जा चुके हैं वो वापस लौट आए हैं। आज भी अंतर्राज्य स्थलांतरित श्रमिक कानून 1979 लागू है। अभी 4 कोड्स लागू नहीं हुए हैं। उस कानून के तहत जो मालिक, जो एम्प्लॉयर उनको ले जाता है, उसकी ही जिम्मेदारी है कि वो आने जाने का पूरा खर्चा करे। तो हमारा ऐलान है कि हर तहसील, हर प्रांत में भी एसडीएम हो या कलेक्टर, अलग अलग जगह से जहां मजदूर आ रहे हैं या जा रहे हैं, वहां चेक पोस्ट लगाए, उनकी पूरी जानकारी ले ले और उनके मालिक को मजबूर करे। एक तो अगर ले जा रहे हैं तो ये मजबूर करे लिखित देने के लिए कि वो जब चाहिए तब उनको वापस छोड़ेंगे, उनको बंधक नहीं बनाएंगे, और पिछले बार जैसे उनको हजारों रुपया खर्चा करके अपनी कमाई खोने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि स्थानिक जगह पर जो रोजगार देना चाहिए वो आज की परिस्थिति में भी, जब खेत मजदूरी चालू है, तो उसी में देना चाहिए। और इसके लिए खेतों को मेड़ बांधने जैसे कार्य, जिसके कारण लॉकडाउन से हैरान हुए एमएसपी नहीं मिलने वाले कर्जदार किसान भी कुछ सुविधा और राहत पाएंगे, और हमारे मजदूर भी पाएंगे, और उनको स्थलांतर नहीं करना पड़ेगा। लॉकडाउन के समय फल सब्जी का उपलब्ध होना तो बहुत जरूरी है। जो नहीं निकल सकते हैं घर से, ऐसे लोगों के लिए गांव-गांव कैसे पहुंचेंगे ये खाद्यान्न, इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की है। महाराष्ट्र सरकार ने कम से कम 1500 रुपया डालने का तय किया है, पर वो पर्याप्त नहीं होंगे अगर लॉकडाउन आगे बढ़ा तो कम से कम 10 किलो या 15 किलो राशन मिलना बेहद जरूरी है। पिछली बार 5 किलो दिया गया जो पर्याप्त नहीं था, और राशन में तेल और कडधान्य भी शामिल करना जरूरी है। ये व्यवस्था खत्म नहीं करनी चाहिए जिसकी साजिश एक कृषि विरोधी कानून के द्वारा की जा रही है। और तो और राशन के साथ साथ लोगों को अपना रोजगार लॉकडाउन पूरा होने के तत्काल बाद खुलने के लिए कुछ तो अनुदान देना चाहिए। 40,000 करोड़ रुपया अगर 9 अनुबंधों के साथ प्रधानमंत्री ने स्वयं 9 अंतर्राष्ट्रीय साहूकारी संस्थाओं से प्राप्त किया है, तो वो कहाँ गया? पीएम केयर्स फंड में 10-12 हजार करोड़ रुपया पाया, वो कहाँ गया? इसका जवाब न देते हुए आज लोगों के अकाउंट में एक पैसा भी नहीं डाला जा रहा है। ये बिल्कुल ही गलत है। ये गैर बराबरी की साजिश है, क्योंकि इसी लॉकडाउन में अडानी अंबानी जैसे अधिक से अधिक कमाई भी पिछले दौर में कर चुके हैं।
तो हम लोग भी इन मांगों को आगे बढ़ाए और राशन, वेतन और परिवहन का हक जो पिछले लॉकडाउन में भी हमने आग्रह के साथ रखा। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ संवेदना दिखाई, हमारे साथ समन्वय किया, पर मध्य प्रदेश सरकार किसी भी जन संगठन के साथ चर्चा नहीं करती है, तो कुछ अधिकारी संवेदनशील होते हैं। बस आज जरूरी है कि हम सब लोग आगे बढ़े और जो असर आए हैं उन असरों पर सही रास्ता, एक तो आयुर्वेद से लेकर एलोपैथी तक अलग अलग सिस्टम्स का प्रावधान और उपलब्धि तय करना, ऑक्सीजन जैसी चीज तो उपलब्ध करवाना ही, अगर ड्रग्स देने ही है तो वो निश्चित हुए कीमत पर ही उपलब्ध करवाना और रोजगार गारंटी और मजदूरों का सम्मान ही नहीं कानूनी अधिकार दिलवाना। इसके लिए हम लोग पीछे पड़े, हम भी ऑक्सीजन प्लांट खड़े करने के लिए तैयार हैं। कुछ थोड़े से बड़े निवेशक बन सकते हैं, ऐसे ग्रामवासी या शहरवासी भी स्वयं आगे आकर इसकी व्यवस्था कर सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पर हम सामाजिक कार्यकर्ताओं का इतना तो कर्तव्य है कि अगर इनके सामने एक आधी केस आई जहां लोगों को दौड़ना पड़ रहा है तो वो उनके सहायता देकर अपना भी योगदान दे दे और आगे चलकर दूरगामी परिवर्तन लाने के लिए पूरे कार्यरत रहे।